हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 12 नवंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं COP30 लीडर्स समिट। ये हाल ही में आयोजित की जा रही है जिसकी वजह से काफी चर्चा में रही है। हम इसके बारे में देखेंगे, साथ ही हम देखेंगे हैप्पीएस्ट सिटीज इन एशिया जो रैंकिंग आई है उसके बारे में। देन हम देखेंगे बिम्स्टेक के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे आईएनएस सह्याद्री के बारे में। देन डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम काफी चर्चा में रहा है। इसके बाद हम देखेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के बारे में कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को लागू किया है। और लास्ट में हम देखेंगे बुकर प्राइज 2025 के बारे में, क्योंकि हाल ही में बुकर प्राइज के विनर की अनाउंसमेंट हुई है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, at the COP30 Leaders Summit held in Belém, Brazil, India joined which Brazil-led Global Forest Finance Initiative as an observer designed to reward tropical nations for conserving and expanding their forest cover. यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्राजील के बेलम में जो अभी COP30 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, वहां पर भारत ने ब्राजील के नेतृत्व वाली कौन सी वैश्विक वन वित्त पहल में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है, जिससे उष्णकटिबंधीय देशों को उनके वनावरण के संरक्षण और विस्तार के लिए पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन किया गया था। बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है कि वो ब्राजील का कौन सा इनिशिएटिव है जिसमें भारत एज एन ऑब्जर्वर जुड़ा है। आपके ऑप्शंस हैं अमेजन अलायंस फंड, सेकंड ग्रीन क्लाइमेट फैसिलिटी, थर्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी, या फिर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी रीस्टोरेशन फंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये इनिशिएटिव है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। आप देख सकते हैं द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी इज अ ब्राजील लेड ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंस इनिशिएटिव दैट एम्स टू मोबिलाइज $125 billion to reward countries conserving or expanding their tropical forests। तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इंडिया ने इसको ऑफिशियली ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर। It provides result-based payment to nations that demonstrate measurable forest conservation outcomes, marking a shift from pledges to performance-based support. India had joined it as aligning with its vision of sustainable forest management and international climate cooperation. This announcement coincided with the 10th anniversary of the Paris Agreement, with discussions on NDC 3.0 for 2031 to 2035 underway। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी प्रोग्राम है ये है ब्राजील का, और ब्राजील ने इसको COP30 के दौरान लॉन्च किया है। सो PFF जो है इसका एम है टू प्रमोट क्लाइमेट जस्टिस बाय रिकॉग्नाइजिंग द कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल नेशंस। आप ध्यान रखेंगे COP30 का आयोजन किया जा रहा है ब्राजील में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द 2025 Time Out survey ranking the happiest cities in Asia, which city emerged as the top ranking city, celebrated for its cultural vibrancy, strong community bonds, and lively street food culture? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की रैंकिंग
जो अभी जारी की गई है टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार, उसमें कौन सा शहर शीर्ष रैंकिंग पर है या शीर्ष रैंकिंग को अर्जित किया है, जिसने अपनी सांस्कृतिक जीवंतता, मजबूत सामुदायिक बंधन और जीवंत स्ट्रीट फूड संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। सो आपको बताना है, टाइम आउट सर्वे की जो रैंकिंग है उसके अनुसार एशिया की हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये सिटी है मुंबई। आप देख सकते हैं, Mumbai topped the list as Asia's happiest city, surpassing other major cities like Beijing, Shanghai, and Bangkok. So, 94% of the Mumbai residents reported that their city brings them joy, the highest happiness index in the survey. So, the city's happiness is fueled by its cultural diversity, Bollywood influence, social life, and vibrant street food scene. And community connection remains strong, with 89% of locals feeling happier living in Mumbai compared to other cities. सो आप ध्यान रखेंगे, एशिया की जो हैप्पीएस्ट सिटी रैंकिंग जारी किया है, ये किया है टाइम आउट सर्वे ने। और इस सर्वे के दौरान ओवर 18,000 जो रेजिडेंस एरियाज या सिटीज हैं, उनको एसेस किया गया है। सो आपने देखा कि फर्स्ट प्लेस पर है मुंबई, देन सेकंड बीजिंग, थर्ड संघाई, फोर्थ चियांग में ऑफ थाईलैंड एंड फिफ्थ इज हनोई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग with reference to Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation। सो यहाँ पर जो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बंगाल की खाड़ी पहल है, जिसे हम बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बिम्स्टेक कनेक्ट्स कंट्रीज अराउंड द बे ऑफ बंगाल रीजन, सर्विंग एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। एंड सेकेंड, the BIMSTEC Secretariat is located in New Delhi, India. And third, all BIMSTEC member countries are also members of SARC. सो यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है, बिम्स्टेक से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट है वो है ढाका, बांग्लादेश में। और थर्ड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सारे बिम्स्टेक के मेंबर हैं वो सार्क के भी मेंबर हैं। आप देख सकते हैं। सो बिम्स्टेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो इट इंक्लूड्स 7 मेंबर कंट्रीज, जिनमें शामिल हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। सो दीज नेशंस लाई नियर द बे ऑफ बंगाल कनेक्टिंग साउथ एशिया, जिनमें कंट्रीज आती हैं इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका, एंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड देश शामिल हैं। सो आपने देखा कि जो बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट है वो है बांग्लादेश, ढाका में। इसके साथ ही हम सार्क की बात करें तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसमें जो कंट्रीज हैं वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका।
So Myanmar and Thailand, these are BIMSTEC members but not part of SAARC. इसी वजह से जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका वो इनकरेक्ट रहा था। सो बिम्स्टेक के बारे में और बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया 1997 में विद द अडॉप्शन। सो बैंकॉक डिक्लेरेशन के अडॉप्शन के साथ ही बिम्स्टेक की स्थापना की गई। इनिशियली इसमें 4 मेंबर कंट्रीज थी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। Then in 1997, Myanmar joined this group, and in 2004, Nepal and Bhutan. सो बिम्स्टिक की बात करें तो जो बिम्स्टिक कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन है अराउंड 1.7 बिलियन, जो कि बिम्स्टिक की जो पॉपुलेशन है वो है वर्ल्ड की अराउंड 22% एंड हैव अ कंबाइंड जीडीपी ऑफ अराउंड 5.2 ट्रिलियन। इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे, इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे सिक्स्थ जो बिम्स्टिक समिट है उसका आयोजन किया गया बैंकॉक थाईलैंड में, और इस समिट का थीम रहा है बिम्स्टिक प्रॉस्पेरस रिजिलियंट एंड ओपन। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बिम्स्टिक समिट हुआ है, मेन जो समिट होता है वो तो हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में, इसके साथ ही जो फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट हुआ है उसका आयोजन किया गया है गांधीनगर गुजरात इंडिया में। साथ ही बिम्स्टेक यंग लीडर्स का जो समिट है वो गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। और ये सारे ही समिट्स बिम्स्टेक से संबंधित इसी वर्ष आयोजित किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian naval ship is representing India at the multilateral exercise Malabar 2025? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस सह्याद्री या फिर आईएनएस विक्रमादित्य। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो मालाबार एक्सरसाइज में भारत का नेतृत्व जो भारतीय नौसेना जहाज कर रही है वो है आईएनएस सह्याद्री। आप देख सकते हैं इन नवंबर 2025 इंडियन नेवल शिप सह्याद्री रीच्ड गुआम इन द नॉर्दर्न पैसिफिक टू ज्वाइन द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मालाबार 2025. So the participation reaffirms India's strong partnership and commitment to regional security and maritime cooperation. INS Sahyadri is an indigenously built guided missile stealth frigate symbolizing the Atmanirbhar Bharat vision. So the 29th edition of the Malabar Naval Exercise began on November 10th, 2025 at Guam, a key United States military base in the Western Pacific Ocean. So this exercise involves the navies of India, United States, Japan and Australia. आप ध्यान रखेंगे ये 4 कंट्रीज क्वाड कंट्रीज के नाम से भी जानी जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ministry launched the dump site remediation accelerator program to fast track the cleanup of dump sites across urban India? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने शहरी भारत में डंप साइटों की सफाई में तेजी लाने के लिए डंप साइट रिमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है।
आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आपको बताना है डंप साइट रेमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम जो है ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आप देख सकते हैं in November 2025, Union Minister of Housing and Urban Affairs Manohar Lal launched the Dump Site Remediation Accelerator Program during the National Urban Conclave 2025 in New Delhi. ये जो प्रोग्राम है ये एक ईयर लॉन्ग मिशन मोड इनिशिएटिव है टू फास्ट ट्रैक द क्लीन अप ऑफ डंप साइट्स अक्रॉस अर्बन इंडिया। And the program aims to achieve the national goal of Laksh zero dump sites by December 2026. So currently, 1428 sites are under remediation with 80% of legacy waste concentrated in 2014 sites across 202 urban local bodies. So this program will target about 8.8 crore metric tons of legacy waste and these locations at these locations. सो आप ध्यान रखेंगे डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का। साथ ही आप टारगेट पे ध्यान रखेंगे लक्ष्य जीरो डंप साइट जो है इसका टारगेट ईयर है सितंबर 2026। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has become the first in India to launch a large-scale genome sequencing project focused on tribal communities? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों पर केंद्रित बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये स्टेट है गुजरात। आप देख सकते हैं in November 2025, Gujarat announced 2025 as Tribal Pride Year to mark the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda. This initiative aligns with the Prime Minister Narendra Modi's efforts to promote tribal heritage through Janjatiya Gaurav Divas and sustainable development. Gujarat became first state to launch a large-scale genome sequencing project focused on tribal communities, led by Gujarat Biotechnology Research Center under the Genome India initiative. Studies genetic disorders caused by limited diversity and endogamy. And it targets diseases like sickle cell anemia, thalassemia, and G6PD deficiency through early diagnosis and precision medicine. आप ध्यान रखेंगे गुजरात जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Booker Prize, consider the following statements. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बुकर प्राइज से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली टू द बेस्ट ओरिजिनल नोवेल रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम।
And second, the Booker Prize for Fiction is open only to citizens of the Commonwealth countries. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है बुकर प्राइज से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो बुकर प्राइज जिसको फॉर्मली मैन बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता है इज अ अवार्ड and it is given annually to the best original novel written in English and published in the United Kingdom or Ireland, and it recognizes outstanding literary fiction. So earlier, like before 2014, the eligibility was limited to citizens of the Commonwealth, Ireland, and Zimbabwe. However, since 2014, it has been open to any author of any nationality provided the book is written in English and published in the UK or Ireland. So ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि कैनेडियन हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं डेविड साले। इनको 2025 का जो बुकर प्राइज है उससे सम्मानित किया गया है और इनकी जो बुक है जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है उसका नाम है फ्लेश। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।